गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है दो चर वाले रेखिक समीकरण। हमारा टॉपिक क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण, यानी लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हो गया चर, लाइनर इक्वेशन का मतलब हो गया रेखिक समीकरण। अब सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने से पहले हम बात करें कि रेखिक समीकरण क्या है। इसको हम रेखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए, रेखिक समीकरण का मतलब हो गया कि ऐसा समीकरण जो एक सरल रेखा को निरूपित करता हो। ऐसा समीकरण जो एक सरल रेखा जो है उसको निरूपित करने वाला, जैसे ये सरल रेखा है, इसको निरूपित करने वाला जो समीकरण है वो क्या कहता है? रेखिक समीकरण, यानी लाइनर इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइनर इक्वेशन कहलाता है। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ भी क्या होगा? एक सरल रेखा। इस प्रकार से इसका ग्राफ भी क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो रेखिक समीकरण का ग्राफ भी हमेशा एक सरल रेखा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से वेरिएबल्स यानी चर, चर का मतलब हो गया कि जो बहुपद है, यहाँ पर समीकरण की हम बात करेंगे, वो कितने, उसमें कितने चर होंगे, यानी अज्ञात राशियाँ कितनी होंगी? दो होंगी। वेरिएबल्स कितने होंगे? दो होंगे। तो देखिए, इसका व्यापक रूप जो है, इसका व्यापक रूप जो है वो क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ a और b नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों ही 0 नहीं होंगे। अगर दोनों 0 में से एक भी 0 हो गया तो फिर क्या हो गया? जैसे माना ये a का मान 0 है तो ये 0 हो गया। तो फिर यहाँ कितने वेरिएबल्स हो गए? ओनली वन वेरिएबल से हो गया, पर एक ही तो रहा ना y। और हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? टू वेरिएबल्स। तो x और y दोनों क्या है यहाँ पर? चर राशि। तो इसमें देखिए x और y, और a और b क्या है यहाँ पर? इसके गुणांक। c अचर पद है यहाँ पर। तो इसका जो मानक रूप कहें या व्यापक रूप कहें हम इसको, कि लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला जो रेखिक समीकरण है, उसका व्यापक रूप जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए, हम यहाँ बात करते हैं, इसमें हम अध्ययन करेंगे युगपत समीकरण। इसकी बात करेंगे युगपत रेखिक समीकरण। युगपत रेखिक समीकरण का मतलब हो गया, इसको युगपत रेखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये अभी एक सिंगल है, और इसी प्रकार से एक दूसरा और हमारे पास होना चाहिए, यानी जोड़ा। हम यहाँ बात किसकी करेंगे? रेखिक समीकरणों के जोड़े की। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गए। तो ये जो है संयुक्त रूप से, या ये जो है कहलाता है हमारा युगपत समीकरण कहलाता है, युगपत रेखिक समीकरण। इसको हम समीकरण निकाय भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको समीकरण निकाय भी कहते हैं, या रेखिक समीकरण युग्म भी कहलाता है। क्या कह सकते हैं इसको? हम युगपत रेखिक समीकरण भी कहते हैं, इसको समीकरण निकाय भी इसको कह सकते हैं हम, और इसको रेखिक समीकरण युग्म भी हमें कह सकते हैं, जहाँ पर जोड़े के रूप में एक रेखिक समीकरण काम है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या है कि ये जो समीकरण निकाय हल जो है, इसका समीकरण निकाय का हल क्या होगा, इसकी जो ग्राफ जो आलेख है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, हमें इसकी जो रेखाएं, ये जो रेखाएं निरूपित करेंगे वो कैसी होंगी रेखाएं, और ये संगत होंगे असंगत, इसकी हम जांच करते हैं। तो उसके लिए देखो, उसके हम गुणांकों की, युगपत समीकरण के गुणांकों की तुलना। गुणांकों की तुलना का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा इसके गुणांक क्या हैं? a1, और इसका गुणांक क्या है? a2। तो a1 बटे a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में हम x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर राशि जो है
उसका अनुपात निकाल दो, तीनों का अनुपात। अब इन तीनों के अनुपात पर इस समीकरण निकाय जो है या युगपत समीकरण है उसका हल निर्भर करता है कि इनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखिए क्या संबंध होता है, तीन संबंध। यदि देखिए कितने संबंध है, तीन संबंध कि यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तीनों ही अनुपात बराबर है, तीनों ही अनुपात अलग अलग है। A1/A2 का मान अलग है, B1/B2 का मान अलग है और C1/C2 का मान अलग है। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो युगपत समीकरण जो है संगत, पहली कंडीशन तो क्या होगा, संगत और असंगत की अगर बात करें तो क्या होगा, संगत होगा। अगर रेखाओं की बात करें तो रेखाएं जो हैं इसकी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जानते हैं आप, एक दूसरे को काटते हुए एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, यानी एक समीकरण की रेखा यह है तो दूसरे की यह है और एक दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर ये दोनों दूसरे को काट, इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और हल की हम बात करें तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी क्या होगा, एक अद्वितीय, यानी जिसके बराबर दूसरा नहीं, केवल और केवल एक हल होगा इसका, और वही इसका हल कहते हैं। सेकेंड कंडीशन इसकी देखिए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि तीनों ही इक्वल नहीं है आपस में, और सेकंड कंडीशन में क्या है कि तीनों ही अनुपात आपस में इक्वल हो, बराबर हो, कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब इस कंडीशन में है तो क्या होगा, युगपत समीकरण जो है संगत होगा इस कंडीशन में भी। रेखाओं की बात करें तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती। समपाती का मतलब आप जानते हैं, समपाती का मतलब होगा कि जिस पहले समीकरण की रेखा ये है तो दूसरे समीकरण की रेखा भी यही होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी चल, प्रत्येक बिंदु इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा उसका, तो ये समपाती रेखाएं होंगी। और हल की बात करें तो अनंत हल, अनंत हल क्यों, क्योंकि ये तो अनेक बिंदु पर काट रहा है, जितने बिंदु हैं प्रत्येक बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, इसलिए अनंत हल होगा। थर्ड कंडीशन में क्या है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी ये दोनों अगर बराबर हैं और ये अचर पदों का जो अनुपात है वो अगर इनके बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो युगपत समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत होगा। रेखाओं की बात करें तो रेखाएं समांतर, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, यानी एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा बिल्कुल इसके जैसे समांतर, जैसे रेल की पटरियां चलती है ना उस प्रकार से, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं अनंत तक बढ़ाने पर भी। और हल की बात करें तो कोई हल विद्यमान नहीं, कोई हल विद्यमान क्यों नहीं, क्योंकि जब दो काट ही नहीं रही है, हल कौन सा होगा इनका दोनों का आपस में, भाई कोई ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों में उपस्थित हो, और वो कौन सा बिंदु जिस पर वो काटते रेखा है आपस में। अब ये तो कहीं काट ही नहीं है, समांतर रेखा है आपस में, तो कहीं भी नहीं मिल रही, आप अनंत तक लेकर के जाएंगे तो भी कहीं नहीं मिलेगी, तो कहीं नहीं काट रही, इसका मतलब इसका कोई हल विद्यमान है नहीं होता। तो आपको इसमें 1 नंबर का इस प्रकार से पूछ लेता है प्रश्न कई बार, हालांकि 6 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से, और एक प्रश्न आता है बड़ा मेजर प्रश्न आता है 6 नंबर का इस चैप्टर में से। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ ले तो उसमें क्या होगा, युगपत समीकरण आपको दिया जाएगा और कहेगा कि इसके गुणांकों की तुलना करके, गुणांकों का मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए, या तो पूछेगा कि संगत है या असंगत, या पूछेगा कि इसका हल क्या है, तो हल क्या होगा, इस कंडीशन में है तो हल क्या होगा, अद्वितीय, ये कंडीशन है तो हल क्या होगा, अनंत, ये कंडीशन है तो कोई हल नहीं। रेखाओं की बात करें तो ये कंडीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होंगी, इसमें समानांतर होंगी। संगत और असंगत की तो पहली और दूसरी कंडीशन अगर है तो संगत भाई बराबर नहीं हो या तीनों ही अनुपात बराबर हो तब तो हो गया संगत, और थर्ड कंडीशन अगर आती है तो उसमें क्या हो जाएगा, असंगत। अब हम इसका हल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसका
हल, यानी युगपत समीकरण को हल करने की विधि। कौन सी विधि है? युगपत समीकरण का आलेखीय विधि द्वारा हल ज्ञात है। युगपत समीकरण जो है उसको आलेखीय विधि से हल करना सीखेंगे हम कि किस प्रकार से आलेखीय विधि से इसको हल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आलेखीय विधि से हल करने से पहले जो भी युगपत समीकरण दे रखा है उसकी सारणी बनानी, दोनों समीकरणों की हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट से 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। अब इसमें क्या करना, अपने को पक्षांतरण करना। क्या करना है? पक्षांतरण करना। चाहे तो 2x को इधर रख लो या 3y को, दोनों में से किसी एक अचर राशि को उधर लेके जाना है, बाकी वो एक उधर। तो 2x = पक्षांतरण का ध्यान रखें, पक्षांतरण यानी बराबर के उधर वाली जो संख्या उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, वो तो एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगी। और इधर से जो संख्या है 3y, वो इधर पॉजिटिव प्लस की है, उधर जाकर किस में हो जाएगी? माइनस होगी। और x = 8 - 3y/2। या अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें y का मान पुट करना है। समीकरण में क्या करना, अपने को y का मान पुट करना है। कैलकुलेट करेंगे, जो मान आएगा वो किसका आएगा? x का मान आएगा, x की वैल्यू होगी। तो देखिए, मैक्सिमम 3 मान्स अपन निकालेंगे ऐसे ही। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। x = 8 - 3, और जिसकी वैल्यू रखनी है उसको यहाँ खाली स्थान कर दो, कोष्टक कर दो, और अपॉन x = 8 - 3.2 और x = 8 - 3y, सॉरी 3y की जगह हमें कोष्टक करना है अपॉन 2। ये हो गया। अब देखिए, मान कैसे, पहले वाला मान आपको सोच समझ के रखना है। इस प्रकार से मान रखना आपको कि एक तो भिन्न में नहीं आना, जो भी चर है उसका मान भिन्न में नहीं आना चाहिए, भिन्न में आ गया तो फिर काम नहीं चलेगा। दूसरा, हमें जहाँ तक संभव है ये कोशिश करनी चाहिए कि मान ज़्यादा से ज़्यादा हमें छोटा ही प्राप्त हो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बड़ा मान आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैमाना अपने को थोड़ा सा उसी हिसाब से मानना पड़ेगा, लेकिन भिन्न में नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेषण है। तो देखिए, हम यहाँ कितना रखें? 0 रख दें। 0 से चालू करके देखो, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 3 × 0 क्या हो गया? 0। 8 - 0 8 ही हो गया, और 8 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो देखिए, कितना मान रखा हमने। अब क्या करना अपने को, नेक्स्ट मान रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा कोष्टक में जो राशि रखी उसको हर में जो राशि है, भिन्न में जो राशि बटे में, उससे ऐड कर दो। तो 0 + 2 कितना हो गया? 2, और 2 यहाँ रख दीजिए। 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 यहाँ रख दीजिए। बस कैलकुलेट हो गया, बिल्कुल आसान है। अब क्या हो गया? 8 - 3 × 2 6 / 2, 2/2 = 1। और यहाँ कितना हो गया? 8 - 12/2, तो कितना हो गया? -4.2 -2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, y का मान हमने क्या रखा? 0। तो y के मान को y की जगह रखो, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 4। फिर यहाँ हमने y का मान कितना रखा? 2। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 1। फिर यहाँ पर y का मान क्या रखा हमने? 4। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? -2। इस प्रकार से हमारे को एक समीकरण जो फर्स्ट था उसकी सारणी हमें प्राप्त हो चुकी। नेक्स्ट समीकरण देखिए इसका, x - 2y = -3। समीकरण 2 से x - 2y = -3 पक्षांतरण करेंगे तो x = 2y जो है माइनस का, इधर आके प्लस का 2y हो गया, और ये माइनस का 3। अब यहाँ भिन्न में तो कोई है ही नहीं, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका। तो कुछ भी मान रख दो इसमें आप। x = 2 - 3, x = 2 ब्रैकेट -3, x = 2 ब्रैकेट -3, क्या रखें? 0 रखो। तो कितना आ गया? -3। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो -3। 1 रखो तो कितना आ गया? 2, और -3 तो -1। यहाँ 2 रखेंगे तो 4,
4 - 3 क्या आ गया, प्लस का मान आ गया। y का मान हमने क्या रखा 0, तो यहाँ कितना गया -3। y का मान हमने 1 रखा, कितना आया -1, और y का मान 2 रखा, तो x का मान कितना आ गया 1, तो 1/2। तो देखिए 1/2 इसमें भी आ रहा है और 1/2 इसमें भी आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। अब देखिए अब हमें क्या करना है इसको, अब ग्राफ, आलेख का मतलब ग्राफ पेपर हमारे पास ऐसा एक ग्राफ पेपर होगा, उसमें हमें 2 लाइन बनाए, ये ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाती है और ये क्षैतिज कहलाती है। ऊर्ध्वाधर को हम जो है वाई एक्स कहते हैं और क्षैतिज को जो है एक्स एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स एक्स कहते हैं और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको हम वाई एक्स से कहते हैं। दूसरा, दोनों जहाँ पर काटते हैं वो इसका मूल बिंदु कहलाता है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है और उसके निर्देशांक जो है वो 0 0 होता है। वाई के लिए भी 0 हो गया और एक्स के लिए भी उसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब सबसे पहले हमें पैमाना, सबसे पहला जो काम होगा अपना वो क्या होगा, पैमाना माना। पैमाना अगर नहीं मानेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो पैमाना, अब पैमाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या पैमाना होना चाहिए, देखिए हमारे पास ज़्यादा बड़े मान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे एक्स एक्स व वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्या पैमाना लिया आपने कि एक्स एक्स व वाई एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर वाई एक्स एक्स और वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी प्रत्येक बड़े खाने पर 1, फिर ये 2, फिर 3, 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4 आ गया, ये माइनस, ये इधर पॉजिटिव एक्स का मान, ऊपर पॉजिटिव वाई का मान, इधर माइनस एक्स का मान और इधर माइनस वाई का। समीकरण नंबर फर्स्ट समीकरण की जो इक्वेशन है वो क्या है, 4 0 1 2 और -2 4, ये इसकी सारणी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 एक्स का मान है, वाई का मान 0 है, तो देखिए एक्स का मान यदि 0 है तो बिंदु वाई एक्स पर होगा और वाई का मान यदि 0 है तो बिंदु एक्स एक्स पर होगा। तो यहाँ पर 4 0 आ गया, तो 4 0 कहाँ होगा, देखिए एक्स का मान ये रहा, ये कितना हो गया 4 और 0। फिर देखिए 1 और 2, एक्स का मान 1 है और वाई का मान 2 है, यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से ऊपर दोनों जहाँ काट रहे हैं वहाँ पर बिंदु हो गया 1 और 2। फिर -2 4, माइनस का 2 ये रहा और 4 ये रहा, यहाँ से ऊपर चलेंगे और यहाँ से इधर आओ, दोनों जहाँ पर क्रॉस करेंगे वो आ गया -2 4। इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ऐसे आगे तक बढ़ाना है इसको, ऐसे नहीं तीनों बिंदुओं तक मिलाना है, इस रेखाखंड को आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। और ऐसे तीर का चिन्ह लगा देना है और इस पर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की वो रेखा है, ये 2x + 3y = 8, तो वो लिख देंगे आप 2x + 3y = 8, ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो साथ के साथ आप पहले रेखा बनाइए और उसका समीकरण लिख दीजिए, कौन से समीकरण की हमने रेखा बनाई। अब सेकेंड समीकरण आ जाइए, -3 0 बिंदु यही होगा, फिर -1 1 -1 ये है और -1 +1 सॉरी -1 और +1 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 और 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तीनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, आगे तक जाने दो इसको। इस पर भी इक्वेशन लिख दीजिए, कौन से समीकरण का ये x - 2y -3 सॉरी x - 2y = -3, या साथ के साथ लिख दिया आपने। अब देखिए दोनों कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को 1 2, अतः युगपत समीकरण का हल क्या होगा 1 2, यानी x = 1 और y = 2, इसका मान आ गया। अगर वो कहे कि बताइए इससे आले की दिशा बताइए कि समीकरण युग्म जो है या युग्म संगत है या संगत, तो दोनों काट रहे हैं, देखो हल अद्वितीय हल आ गया ना, तो संगत भी हो गया ही और रेखाएं कैसी होगी इसकी, प्रतिच्छेदी भी होगी। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। सबसे जो आसान, पहले सारणी बनाना है, सारणी बनाते हुए ध्यान रखें पक्षांतरण में कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं करनी है आपको। सारणी अगर आपकी सही बन गई तो ग्राफ भी आपका सही बनेगा। इस प्रकार का प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। पिछले 2-3 साल से इसी प्रकार से प्रश्न दे रखा, उसमें अलग से एक प्रश्न और दिया, कैसे कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को, ये जो रेखिक समीकरण दे रखे हैं इसके युग्म को हमें आलेख की विधि से हल करना है और हमें ए का मान और ज्ञात करना। हल करने के बाद किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान, जबकि 4x + 3y = a दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है।
तो हमें क्या करना है, वही सारणी बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद इसका जो हल प्राप्त होगा, एक्स वाई का मान जो हमें प्राप्त होगा उसको इस समीकरण में हमें रख करके ए का मान निकालना है। ये अलग से दिया गया होता है तो इसको भी हल करना अनिवार्य होता है। अगर हम यहाँ ये मान नहीं निकालेंगे तो हमें हमारे नंबर कटने की पूरी संभावना, और नंबर कटते ही हैं, इस बात का विषय ध्यान दें। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से x + 3y = 6, पक्षांतर करेंगे तो 6 - 3y, x क्या रखेंगे यहाँ पर y का मान, x = 3 - 6 - 3 ब्रैकेट x = 6 - 3 ब्रैकेट x = 3 और ब्रैकेट 0 रख दें तो कितना आ गया 6, 1 रखें तो 3, 2 रखें तो 0। y का मान हमने क्या रखा 0, x का मान कितना 6, यहाँ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू कितनी 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। समीकरण 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से, 2 क्या है 2x - 3y = 12, 2x = 2, 12 माइनस प्लस, ये -3y इधर आके प्लस का होगा, और x = 12 + 3y/2। x = 12 + 3 ब्रैकेट अपॉन 2, x = 12 + 3 ब्रैकेट अपॉन 2, और x = 12 + 3 ब्रैकेट अपॉन 2। अब यहाँ मान रखना अपने को, 0 से स्टार्ट कर दें, 0, 3 × 0 0 हो गया, 12 + 0 0 होगा, तो 12/2 6 आ गया, 0 + 2 कितना हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 12 + 6, 12 प्लस कितना आ गया 6 आ गया, अपॉन 2, 18/2 कितना आ गया 9 आ गया, और यहाँ 12 + 12/2, आप ये वैल्यू माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में बड़ा मान जा रहा है ना, तो आप इस वैल्यू को माइनस में भी रख सकते, घटा भी सकते हैं, फिर 2 और -2 कितना हो जाएगा -7, इस प्रकार से भी आप इसको ले सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 12 - 6 तो कितना आ गया 6/2 कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 12 - 12 0, इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर y का मान हमने कितना रखा 0, x का मान कितना आ गया 6, y का मान हमने -2, तो x की वैल्यू 3, और यहाँ y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। इस प्रकार से हम इसका सारणी बनाते हैं। अब सारणी बनाने के बाद हमें इसका ग्राफ बनाना, दोनों इक्वेशन की, पहले इक्वेशन की सारणी हमारे पास ये है और सेकंड इक्वेशन की सारणी हमारे पास ये है। ग्राफ पेपर में हमने ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। सबसे पहले हम पैमाना मानेंगे कि पैमाना क्या होगा, x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये हमारा पैमाना होगा। अब पहले समीकरण से सारणी नंबर 1, x का मान 6 और y का मान 0, तो कहाँ होगा यहाँ पर 6 और 0। फिर 3 1, x का मान 3, y का मान 1, फिर 0 2, x का मान 0 और y का मान 2, तो ये आ गया 0 2। यहाँ से रेखा बढ़ाओ एक, ऐसे आगे तक जाएगी। कौन से समीकरण की रेखा है, इक्वेशन इसका क्या है, x + 3y = 6, x + 3y = 6। तुरंत साथ के साथ लिखो रेखा पर। सेकंड में 6 0, तो 6 0 वही आ गया मान। 3 - 2, x का मान 3 और y का मान -2, फिर 0 - 4, दोनों तरफ तीर का चिन्ह। यहाँ पर भी इक्वेशन लिख दीजिए साथ के साथ में, 3 - 2 और ये आ गया
0 माइनस 4। इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये आ गया। यहाँ हल क्या आ रहा है? अतः युगपत समीकरण का हल कितना आ गया? 6 0, यानी x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वो a की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a की वैल्यू। तो a क्या है यहाँ पर? a की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो समीकरण दे रखा है हमें, इसमें रखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू a। 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? वहाँ x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू a। 24 इज इक्वल टू a। अतः a इज इक्वल टू 24 आंसर आ गया। इस प्रकार से करो। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इसी प्रकार से प्रश्न, यानी प्रश्न में ही उसमें एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है। इस प्रकार से इसको ध्यान से पढ़ना है। और चैप्टर नंबर जो है वो 4.1 आपको हल करना। धन्यवाद।